मैं अंकित कुमार आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स को प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे कवर करें, जिससे हम प्री में भी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें और मेंस में भी। साथ ही साथ इन दोनों को एक साथ कैसे तैयार कर सकें ताकि हम इस विषय में अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 3 वर्ड देखे होंगे, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेंस के लिए ये वर्ड यूज किया गया है और प्री के लिए सामान्यतः इकोनॉमी शब्द का यूज किया जाता है। मैं इन तीनों का एक शाब्दिक अर्थ बता देता हूं। जब हम सैद्धांतिक पहलू पढ़ते हैं मुद्रा का, तो अर्थशास्त्र होता है। जब हम उसका व्यवहारिक पहलू पढ़ते हैं मुद्रा का, तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। और आर्थिक विकास जब गुणात्मक व मात्रात्मक प्रगति का अध्ययन किया जाता है तो उसे आर्थिक विकास बोला जाता है। मैं इसकी डिटेल चर्चा इकोनॉमिक्स के कोर्स में करूंगा, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि इन तीनों ही वर्ड में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो है मुद्रा। यानी कि हमें अगर अपने इस विषय की शुरुआत करनी है तो कहां से करनी है? मुद्रा से करनी है। मुद्रा का इतिहास। जब हम मुद्रा का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? मानव सभ्यता में। सबसे पुरानी मानव सभ्यता अगर भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखा जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कोई मुद्रा का प्रचलन था? तो मालूम चलेगा कि धातु की मुद्रा तो कोई नहीं थी, लेकिन उस समय मनुष्यों के लिए जो सबसे बड़ा धन हुआ करता था, पशु हुआ करता था। पशुपालन एक आर्थिक क्रिया हुआ करती थी और वही उनके लिए धन हुआ करता था। फिर आज के समय में अगर हम देखें तो डिजिटल करेंसी से लेकर हम लोग वर्चुअल करेंसी यानी आभासी मुद्रा तक आ चुके हैं। तो यहां तक का पूरा इतिहास आपको पढ़ना होगा। पहली बात तो ये हो गई कि यानी कि मुद्रा का अध्ययन करना है आपको। फिर जब आप मुद्रा का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर 2 तरीके की प्रकृति होगी। जब किसी के पास मुद्रा बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर मुद्रा स्फीति की स्थिति बाजार में आ जाएगी, और जब किसी के पास मुद्रा की कमी हो जाएगी तो वह स्थिति बाजार में अपस्फीति कहलाएगी। जब आप मुद्रा स्फीति का अध्ययन करते हैं तो आपको 4 कारण पता चलते हैं जिनकी वजह से मुद्रास्फीति आती है। मुद्रास्फीति के अगर 4 कारणों की बात करें तो अगर ब्याज दर में कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ये मुख्यतः 4 कारण होते हैं जिनकी वजह से मुद्रास्फीति आती है। अगर हम इसको बात करें, इनका नियंत्रण करने का काम कौन करता है? अगर ब्याज दर में कमी होगी और या मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो ये काम होता है मौद्रिक नीति का। और मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करती है। तो आपको यहां से ये चैप्टर मिल गया कि पहले मुद्रा, फिर मुद्रास्फीति, फिर मौद्रिक नीति और फिर आरबीआई। फिर जब ये मांग और वृद्धि, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी आती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राजकोषीय नीति की। तो राजकोषीय नीति के नियंत्रण का काम कौन करता है? सरकार करती है। इसीलिए आपने देखा है कि ये लोग मियां बीवी की तरह लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के हाथ में आर्थिक विकास की जिम्मेदारी है। सरकार आरबीआई को ब्लेम करती है और आरबीआई सरकार से डर के रहती है। ये आपने सामान्य तौर पर देखा होगा। तो हमें ये पता चल गया है किस तरीके से हमें इसकी शुरुआत करनी है। मुद्रा, फिर मुद्रास्फीति, फिर हम लोगों को मौद्रिक नीति, फिर हम लोगों को राजकोषीय नीति, ये पढ़ेंगे। अब देखिए यहां से हमें क्या चीजें कनेक्ट करनी है। मुद्रा, अगर मुद्रा के नियंत्रण की बात होगी, मुद्रा का काम क्या होता है? वस्तुओं की खरीद करना, है ना? वस्तुओं की खरीद। अगर वस्तुओं की खरीद अगर ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम कह देंगे कि उपभोग ज्यादा हो गया है। अगर उपभोग ज्यादा हो गया है तो उत्पादन भी बढ़ाना होगा, और जब उत्पादन बढ़ाना होगा तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें नए रोजगार को सृजित करना होगा।
और नए रोजगार सृजित होंगे तो नई आय का सृजन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमें व्यापार चक्र का अध्ययन करना है। समझ में आ गई बात। फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें जो मौद्रिक नीति है, यहां से हमें आरबीआई का अध्ययन करना है और राजकोषीय नीति से हमें सरकार की भूमिका तय करनी है। किसमें किसमें? भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, ये सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसकी इंटरकनेक्टिविटी आपको बना के रखनी है और देखिएगा कि कैसे आपको ये सब्जेक्ट बहुत गहराई से तैयार होता जाएगा। आप देखिए, जब मुद्रा होगी, जब लोगों के पास मुद्रा पहुंचेगी तो राष्ट्रीय आय भी तो होगी। जब लोगों की आय को जोड़ दिया जाएगा तो राष्ट्रीय आय की बात होगी। तो राष्ट्रीय आय में के 4 प्रकार हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ये आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब राष्ट्रीय आय की विधियां भी आप यहीं से पढ़ लेंगे, विधियों का अध्ययन भी कर लेंगे। अब देखिए, लोगों के पास आय हो गई है तो आय से गरीबी और बेरोजगारी का टॉपिक भी आपका यहीं से कनेक्ट करके आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम लोगों के पास मुद्रा हो गई, तो मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं? आर्थिक गतिविधियां करते हैं। जिसके पास मुद्रा होगी वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर करेगा। अब देखिए, एक चीज याद रखिए, आर्थिक गतिविधियां हम किन किन तरीके से करेंगे? 3 क्षेत्रों में कर सकते हैं। पहला तो होगा कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, दूसरा होगा उद्योग क्षेत्र में, और तीसरा होगा सर्विस क्षेत्र में। ये तीनों ही क्षेत्र आपको पढ़ने होंगे। तो देखिए किस तरीके से आप इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपने एग्रीकल्चर लेकर आ गए, इंडस्ट्री लेकर आ गए, सर्विस सेक्टर लेकर आ गए। अब आप देखिए, मुद्रा के नियंत्रण की बात किसने की थी? बैंक ने की थी। तो हम बैंक की बात करेंगे, बैंक रेगुलेशंस करेगा, यानी पूरी बैंकिंग चैप्टर आपको यहां से कनेक्ट करना है मुद्रा की वजह से। और इसी मुद्रा की वजह से लोगों को बीमा की आवश्यकता होगी, तो यहां से आपको बीमा क्षेत्र पढ़ना होगा। फिर यहीं से अगर आप देखेंगे तो इसी की वजह से, मुद्रा की वजह से आपको पढ़ना होगा शेयर मार्केट, क्योंकि लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट से लोगों को क्या होगा? प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट से वो लोग क्या करेंगे? नई आय सृजित करेंगे, फिर वो नए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से, और शेयर मार्केट को नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? सेबी करेगा। अब देखिए, मुद्रा का मुख्य काम क्या होता है? मुद्रा के नियंत्रण में सरकार की भी भूमिका होगी। तो सरकार क्या कर रही है? राजकोषीय नीति बना रही है, और उस राजकोषीय नीति की वजह से उसको किस पे काम करना होगा? अवसंरचना क्षेत्र पे काम करना होगा। तो यहां से आपका अवसंरचना क्षेत्र भी तैयार हो गया। तो मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। एक टॉपिक को दूसरे से इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है, तो आपको इस विषय से डर भी नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको मुद्रा का इतिहास जानना है कि मुद्रा का प्रचलन किस तरीके से सभ्यताओं के साथ या काल के साथ बदलता रहा। फिर उस मुद्रा की वजह से बाजार में कौन सी घटनाएं घटित हुई, तो मालूम चलेगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से? 4 कारण बताएं। 2 कारणों की वजह से मौद्रिक नीति को अपनाना पड़ेगा, और 2 कारणों की वजह से राजकोषीय नीति को। मौद्रिक नीति के नियंत्रण का काम किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। तो आरबीआई की भूमिका को पढ़ेंगे, और राजकोषीय नीति के नियंत्रण का काम सरकार के हाथ में, तो सरकार की भूमिका को पढ़ेंगे। जब इन दोनों की ही भूमिका को पढ़ेंगे तो इनका काम मालूम चलेगा कि ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनके नियंत्रण के लिए बहुत सारी बॉडी बना के रखेंगे। तो जैसे मालूम चलेगा कि शेयर मार्केट के लिए सेबी का रेगुलेशन रख दिया गया, यानी कि सेबी को हमें पढ़ना है। इसी के संदर्भ में हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन कर लेना है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय संगठन है, आर्थिक संगठन है, और फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का भी अध्ययन इसी के पैरेलल में कर लेना है। जैसे जैसे मुद्रा लोगों के हाथ में आएगी तो आय की भी चर्चा होने लगेगी, और उसकी वजह से हमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है। राष्ट्रीय आय के प्रकार, यानी कि जितने भी पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। जैसे अभी मैंने 4 बताया, उसमें पर कैपिटा इनकम को भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ स्टेट जीडीपी को भी ऐड कर सकते हैं। ये भी आपको यहीं पर कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद जब आप ये सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा बीमा क्षेत्र,
क्योंकि आय है तो आपको बीमा कराना पड़ेगा। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, आपने देखा तरह तरह के बीमा होते हैं, चाहे वो मोटर का हो, मोटर व्हीकल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, ये सारे इंश्योरेंस के टाइप को आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आप देखेंगे कि सरकार का काम और संरचना विकास है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो यहाँ पर आपको स्कीम्स का भी अध्ययन कर लेना है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में किए गए इन्वेस्टमेंट को भी आपको देख लेना है। इस प्रकार से आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक पढ़ लेंगे। बैंकिंग एक बहुत लंबा चैप्टर है, तो उसके जितने भी पैरामीटर हैं, जितने भी सेगमेंट हैं, आप उसकी डेप्थ में चले जाइए। और हर टॉपिक को 3 तरीके से पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक्स के कोई भी टॉपिक को 3 तरीके से पढ़ना है। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है फैक्ट और तीसरा है एनालिसिस। फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको प्री में हेल्प करेगा, ये आपको मेंस में हेल्प करेगा, और तीनों ही मिलाकर आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। इस प्रकार से आप किसी भी विषय को इस तरीके से पढ़ेंगे तो वह टॉपिक या वो विषय आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप ये कह सकते हैं कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। यही चीज़ किसी भी स्टेट एग्जाम या फिर वनडे एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। बस वो डिमांड समझ लीजिएगा कि उसकी डिमांड क्या है। लेकिन आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो इसी प्रकार से पढ़ना है कि उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको याद कर लीजिए और फिर उनका एनालिसिस, यानी कि फैक्ट से ही ऑब्जर्वेशन होता है और उसी ऑब्जर्वेशन को एनालिसिस बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप इकोनॉमी की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।